नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख स्थल और उनके जो प्राचीन नाम है, उपनाम है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है पुनाड़ और रुद्रावर्त। रुद्रावर्त है ये। देखिए फ्रेंड, जो पुनाड़ है ये तो प्राचीन नाम है और रुद्रावर्त ये महाभारत के अनुसार है ना, महाभारत के अनुसार। तो ये किसके नाम है? तो ये रुद्रप्रयाग के नाम है। पुराना नाम पूछेगा तो पुनाड़ है, और महाभारत के अनुसार या फिर पौराणिक नाम पूछेगा तो वो हो जाएगा रुद्रावर्त। तो किसका नाम है? रुद्रप्रयाग का नाम है। ऐसे ही एक नाम और मिलता है उत्तर का वाराणसी। उत्तर का वाराणसी तो किसका नाम है? तो ये बागेश्वर का नाम है। देखिए फ्रेंड, अगर बागेश्वर के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम नीलगिरी भी है ना, नीलगिरी है। और व्याघ्रेश्वर है, व्याघ्रेश्वर। वाकईश्वर है ना, वाकईश्वर। ये सारे किसके नाम हैं? तो बागेश्वर के नाम हैं। अगला पॉइंट है छोटा कश्मीर। तो छोटा कश्मीर ये उपनाम है, किसका है? तो पिथौरागढ़ का नाम है। देखिए फ्रेंड, पिथौरागढ़ जो कि सोर क्षेत्र में बसा है, सोर क्षेत्र है ना, सोर घाटी में बसा है, जिस कारण इसका नाम सोर क्षेत्र भी है। प्रश्न आएगा कि पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा हुआ है? तो सोर घाटी में बसा हुआ है। अगला है अर्ध कैलाश। तो अर्ध कैलाश किसका प्राचीन नाम है? तो छिपलाकोट पर्वत जो कि पिथौरागढ़ के अंदर है, इसी को अर्ध कैलाश नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, पिथौरागढ़ के अंदर ही एक कैलाश और है जिसको आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा है? ओम पर्वत। तो ओम पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसका अन्य नाम आदि कैलाश या छोटा कैलाश है। जबकि छिपलाकोट क्या है? अर्ध कैलाश है ना, दोनों अलग अलग है। अर्ध कैलाश छिपलाकोट है, तो छोटा कैलाश या फिर आदि कैलाश ये ओम पर्वत है, पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें नई हल्द्वानी है ना, हल्द्वानी की तर्ज पर बसाया गया है नई हल्द्वानी। किसका नाम है? तो कालाडूंगी का नाम है, कालाडूंगी जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें हल्द्वानी, हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी? तो कमिश्नर विलियम ट्रेल, कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर हुए हैं विलियम ट्रेल। 1834 के अंदर इन्होंने हल्द्वानी की स्थापना की है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी की तर्ज पर जो नई हल्द्वानी है वो कालाडूंगी है, नैनीताल के अंदर है, और हल्द्वानी भी नैनीताल के अंदर है। देखिए फ्रेंड, झीलों की नगरी, सरोवर नगरी, ये दोनों उपनाम किसके हैं? तो कुमाऊं मंडल में नैनीताल में बहुत सारी झीलें हैं, जिस कारण इसको झील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो झील नगरी, सरोवर नगरी नैनीताल हो जाएगा। अगला है रैमजे नगर। रैमजे नगर क्यों है इसका नाम? क्योंकि जो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, इनके द्वारा इसको बसाया गया था 1850 के अंदर, है ना, 1850 में, जिस कारण इसको रामजी नगर भी कहा गया। ये हो जाएगा रामनगर। रामनगर कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर है। देखिए फ्रेंड, कूड़दर या फिर कूड़दरा, ये तो प्राचीन नाम है। गढ़वाल का द्वार ये उपनाम है, किसका है? तो कोटद्वार का है ना। कोटद्वार का एक अन्य नाम जो हुएनसांग देते हैं, मोरध्वज है ना, मयूरध्वज। मोरध्वज किसका नाम है? ये भी कोटद्वार का नाम है, हुएनसांग देते हैं इसको। अगला पॉइंट है कुमाऊं का द्वार। तो कुमाऊं का द्वार के उपनाम से किसे जाना जाता है? काठगोदाम एवं हल्द्वानी को जाना जाता है। मुख्य रूप से कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को जाना जाता है ना। जैसे गढ़वाल का द्वार कौन सा हो जाएगा? तो कोटद्वार है। कोटद्वार गढ़वाल का द्वार, और काठगोदाम कुमाऊं का द्वार। और उत्तराखंड का द्वार की बात करें तो हरिद्वार है। चारों धामों का द्वार तो वो भी हरिद्वार है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कालों का डांडा। तो कालों का डांडा प्राचीन नाम है, किसका नाम है? तो लैंस डाउन जो पौड़ी के अंदर है, इसी का प्राचीन नाम क्या है? कालों का डांडा। देखिए फ्रेंड, अगर हम लैंसडाउन की बात करें तो 1890 में भारत के वाइसराय रहते हैं कौन? लॉर्ड लैंसडाउन। तो इन्हीं के नाम पर जो कालो डांडा है 1890 में, इसका नाम किया जाता है लैंसडाउन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है सुभावपुर, श्रीपुर, श्री क्षेत्र या ब्रह्मपुर क्षेत्र। ये सभी प्राचीन नाम किसके हैं? तो पौड़ी का एक प्रमुख शहर है श्रीनगर, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर बसाया गया है ना। अलकनंदा अपनी राजधानी अजयपाल लाता है ना, अजयपाल। ये क्या करता है? अपनी राजधानी 1517 में श्रीनगर ट्रांसफर करता है, श्रीनगर की यहीं पर स्थापना करता है ना। और प्राचीन काल में यानी कि महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है श्रीपुर नाम से या फिर श्री क्षेत्र नाम से। महाभारत के वन पर्व के अनुसार श्रीनगर का नाम क्या है? श्रीपुर और श्री क्षेत्र है, या फिर सुबावपुर, क्योंकि राजा सुबाव की राजधानी है श्रीनगर के अंदर, इस कारण इसको सुबावपुर भी कहते हैं। ये सारा उल्लेख कहाँ है? तो वन पर्व में है, महाभारत का वन पर्व इसमें मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। जबकि अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाई है 1517 के अंदर। अगला पॉइंट है मोरगिरी, मयूरनगर, मयूरध्वज, ये सारे किसके नाम हैं? तो मोरध्वज यानी कि पौड़ी के अंदर जो मोरध्वज, खासकर जो कोटद्वार वाला क्षेत्र है ना, कोटद्वार, इसी के नाम है। मोरध्वज हो गया, मोरगिरी हो गया, मयूरनगर हो गया, ये सारे किसके हैं? कोटद्वार के नाम है। अगला पॉइंट है वर्णावत या वरुणावत, है ना। वर्णावत जो पर्वत है इसकी तलहटी में बसा होने के कारण इसका नाम वर्णावत या वर्णावत भी है। बाड़ाहाट, बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है। सौम्यकाशी, सौम्यकाशी इसका पौराणिक नाम है, यानी कि पुराणों में सौम्यकाशी का उल्लेख हुआ है। जबकि प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। दोनों आपको याद रखने हैं। प्राचीन नाम पूछेगा तो बाड़ाहाट, और पौराणिक नाम पूछेगा तो सौम्यकाशी। ये सारे नाम किसके हैं?
तो उत्तरकाशी के हैं। उत्तरकाशी आपको याद रखना है वरुणावत पर्वत की तलहटी में तथा भागीरथी प्लस वरुणा नदी के संगम पर बसा है। कौन सा शहर? तो उत्तरकाशी। अगला पॉइंट है हिमालय का टिपिन टॉप उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोमुख का तपोवन जो क्षेत्र है उसी को हिमालय का टिपिन टॉप के नाम से जाना जाता है। और गोमुख कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। ये भी ध्यान रखना है। संस्कृत नगरी, तो संस्कृत नगरी के लिए 2 शहर उत्तराखंड में प्रमुख हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हरिद्वार है, दूसरा ऋषिकेश है। दोनों आपको याद रखना है संस्कृत नगरी के नाम से, हरिद्वार और ऋषिकेश। अगर कभी पूछे योग नगरी, तो योग नगरी किसे कहते हैं? तो ऋषिकेश को कहते हैं योग नगरी। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है विश्व की योग राजधानी कहाँ स्थित है? तो विश्व की योग राजधानी तो ऋषिकेश में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट देहरादून से हैं वो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ सकते हैं। जो UKSSC के आगामी एग्जाम है, जैसे उत्तराखंड पुलिस का है ना, आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड है अगले महीने तक उसकी भी वैकेंसी आ जाएगी। वन दरोगा है, और साथ ही साथ BDO, BPDO और पटवारी, यानी कि जो UKSSC के एग्ज़ाम है उनकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है पर्यटकों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो रानीखेत को पर्यटकों की नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है जो रानीखेत है हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए फ्रेंड, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। एक तो सबसे ऊपर बृहद है, बीच में मध्य हिमालय है और उसके नीचे शिवालिक है। और जो मसूरी और जो रानीखेत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं आते हैं, तो मसूरी और रानीखेत ये किस में है? तो मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला पॉइंट है बलना प्राचीन नाम है, जबकि भारत का स्विट्जरलैंड ये उपनाम है। महात्मा गांधी ने दिया था ना उपनाम भारत का स्विट्जरलैंड। किसके लिए कहा था? तो कौसानी, जो कि बागेश्वर में है, इसके लिए ही कहा था। जो कौसानी है यहाँ पर 20 मई सन 1900 को सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म होता है। ये भी ध्यान रखना है। कहाँ पर होता है? कौसानी में। छायावाद के एक प्रमुख कवि हुए हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट है हरिशिला। तो ये प्राचीन नाम है, जबकि इसका उपनाम है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। तो किसे कहते हैं? तो हर्षिल को कहते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है ना, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, तो वो भी कौन है? हर्षिल है। हर्षिल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगर हम बात करें हर्षिल किस नदी के किनारे है, तो हर्षिल है जलंधरी एवं भागीरथी नदी के बीच स्थित है। इनका संगम होता है यहाँ पर, है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो चोपता, जो कि रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। अभी हमने पढ़ा है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, 2 अलग अलग हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कौन सा है? तो वो हर्षिल हो जाएगा, हर्षिल। जबकि उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड तो वो चोपता हो जाएगा। चोपता कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है ना। चोपता जहाँ पर भगवान तुंगनाथ का एक मंदिर है ना, विश्व का सबसे ऊंचाई पर बसा शिव मंदिर कौन सा है? तो तुंगनाथ मंदिर है, जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। उत्तर का गया है ना, जैसे काशी है वैसे ही गया है, तो उत्तर का गया तो किसे कहते हैं? तो कोटी प्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत है। तो उत्तर का गया ये भी आपको याद रखना है, कोटी प्रयाग है। अगला प्रश्न है गंगा का मायका। तो गंगा का मायका उपनाम से किसे जाना जाता है? मुखवा गांव को जाना जाता है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इससे पहले भी हमने पढ़ाया था जो गंगा है कहाँ से बनती है? देवप्रयाग से बनती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से मिलकर गंगा का निर्माण होता है। और जो गंगा है यहाँ पर मिलन से पहले किस नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी नाम से जानी जाती है ना, भागीरथी, जो कि गोमुख से निकलती है, गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। और जो गंगोत्री में गंगा माई का मंदिर है, 6 महीने तक कपाट खुले रहते हैं। 6 महीने में जब कपाट बंद होते हैं तो माँ गंगा की पूजा कहाँ पर होती है? मुखवा गांव उत्तरकाशी के अंदर होती है, हमने पढ़ाया था। जबकि यमुना का मायका, तो यमुना का मायका किसके लिए कहा था? तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री के बंदरपूंछ से निकलती है, और माँ यमुना की पूजा होती है यमुनोत्री मंदिर में, है ना। तो 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तो माता यमुना की जो डोली जाती है वो कहाँ जाती है? खरसाली गाँव, है ना, खरसाली, उसी के निकट है खरसाली। तो खरसाली में 6 महीने शीतकाल में पूजा होती है, इसलिए यमुना का मायका खरसाली। दोनों आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है उषा मठ। ये प्राचीन नाम है, किसका नाम है? तो ऊखीमठ, जो कि रुद्रप्रयाग के अंतर्गत एक तहसील है, उसका नाम है उषा मठ। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें उषा, तो उषा कौन थी? तो उषा जो बाणासुर था, है ना, बाणासुर, जिसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी, इसकी पुत्री थी। इसकी शादी होती है अनिरुद्ध चंद से, है ना, अनिरुद्ध से इसकी शादी होती है, और इसी के नाम पर एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम था उषामठ, और बाद में यही परिवर्तित होकर इसका नाम हो जाता है ऊखीमठ, जो आज रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत है ना। और बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। अगला पॉइंट है कुमू, काली कुमाऊं, चंपावती सभी प्राचीन नाम है। किसके नाम है? तो चंपावत के नाम है। नाम से जैसे पता लग रहा होगा, चंपावती नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम चंपावत है ना। काली कुमाऊं या कुमू, तो ये सारे नाम है किसके? चंपावत के नाम है। देखिए फ्रेंड, जो मुख्य कुमाऊं है, मुख्य कुमाऊं, वो किसे कहा जाता है? तो चंपावत को कहा जाता है। चंपावत माना जाता है जब उत्तराखंड में कोल जाति का निवास हुआ सबसे पहले वही थी, तो वो चंपावत के आसपास वाले क्षेत्र में बसे थे। धीरे धीरे वो इधर की ओर आए और
पूरे उत्तराखंड में फैलना शुरू हो गए। तो जो मुख्य कुमाऊँ है जिसका नाम कुमू था या फिर काली कुमाऊँ था, वो कौन सा है? तो चंपावत जिला है। ये भी आपको याद रखना है। टलकपुर या फिर टोल्क नगर, टोल्क है ना, टोल्क नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टनकपुर को जाना जाता है। देखिए बहन, जो टनकपुर है वो मिस्टर टोल्क ने बसाया था, मिस्टर टोल्क ने, इसलिए इसको कहते हैं टोल्क नगर या टलकपुर। ये भी ध्यान रखना है। और टलकपुर कहाँ है? तो चंपावत के अंदर एक शहर है, तो टलकपुर चंपावत में है। अगला पॉइंट है लौह नगरी। ठीक है फ्रेंड, जैसे नाम से पता लग रहा है लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो लोहाघाट चंपावत का एक शहर है, तो चंपावत में स्थित है लोहाघाट। गोल्डन वैली, तो गोल्डन वैली जो उपनाम है, बागेश्वर का नाम दिया गया है गोल्डन वैली, है ना। नीलगिरी है, व्याघ्रेश्वर है, वाकीश्वर है, ये सारे बागेश्वर के हैं। अगर हम बात करें केदारखंड किसका प्राचीन नाम है, तो जो स्कंद पुराण है ना, स्कंद पुराण, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो गढ़वाल, दूसरा कुमाऊँ। तो गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया है, केदार कहाँ है? गढ़वाल क्षेत्र में है। और कुमाऊँ के लिए मानसखंड कहा गया है ना, मानसखंड। कि जो माया नगरी है, माया नगरी यानी कि हरिद्वार से लेकर नंदा देवी पर्वत, तो वहाँ तक तो कौन सा है? केदारखंड है, यानी कि गढ़वाल है। और नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी पर्वत या कागगिरी पर्वत जो चंपावत के अंदर है, तो उसको कहा गया है मानसखंड। तो ये आपको याद रखना है। मानसखंड क्षेत्र किसके मध्य है? तो नंदा देवी जो चमोली के अंदर है, वहाँ से लेकर कागगिरी पर्वत जो चंपावत के अंदर है, तो उसको मानसखंड कहा गया है। जबकि केदारखंड मायापुर यानी कि हरिद्वार, माया नगरी कहते हैं ना, तो हरिद्वार से लेकर बौद्धांचल पर्वत या फिर नंदा देवी पर्वत, तो वहाँ तक जो क्षेत्र है उसको केदारखंड के नाम से जाना गया है ना। ये आपको याद रखना है। जैसे हमने बताया कुर्मांचल या मानसखंड किसे कहते हैं, तो कुमाऊँ क्षेत्र को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी या मीठी मूल्यों का क्षेत्र, कौन सा शहर है? तो द्वाराहाट। ये आपको याद रखना है। द्वाराहाट के जो उपनाम है, एक तो हिमालय की द्वारिका है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी और मीठी मूल्यों का क्षेत्र, कौन सा है? तो द्वाराहाट जो क्षेत्र है या फिर द्वाराहाट जो शहर है, उसी के लिए कहा गया है। देखिए मैंने जो द्वाराहाट मंदिर समूह है, ये कत्यूरियों ने बसाया है, कत्यूरियों ने बनवाए हैं द्वाराहाट मंदिर समूह, जहाँ पर टोटल कितने मंदिर है? 30 मंदिरों का समूह है द्वाराहाट के अंदर, तो ये कत्यूरियों द्वारा बनवाए गए हैं, है ना। देखिए मैंने एक नाम आया है इसमें हिमालय की द्वारिका, तो वो तो हो जाएगा द्वाराहाट। जबकि कहेगा उत्तर की द्वारिका, उत्तर की, जब उत्तर लग जाएगा तो वो हो जाएगा सेमुखेम, है ना, सेमुखेम। तो सेमुखेम जो नागराज मंदिर है भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो कहाँ पर है? टिहरी के अंदर है, जो गंगूराम मोला ने बनवाया था। अगला है गोविशाण, सभी लोग जानते होंगे गोविशाण किसे कहते हैं? काशीपुर को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ हिल्स, तो ये भी किसका नाम है? तो काशीपुर का उपनाम है। तो काशीपुर कहाँ पर स्थित है? तो उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला पॉइंट है बक्सी या गोरखमता, ये तो प्राचीन नाम है। कुमाऊँ का अन्न भंडार, ये उपनाम है। तो कुमाऊँ का अन्न भंडार तो नानकमत्ता को कहा जाता है। गोरखमता या बक्सी तो नानकमत्ता का उपनाम है। और नानकमत्ता कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। जो नानकमत्ता थे 1508 में यहाँ पर गुरु नानक देव जी आते हैं, है ना, जिस कारण इसका नाम नानकमत्ता पड़ता है। ये भी ध्यान रखना है। गुरु नानक कहाँ पर आए थे? नानकमत्ता में आए थे, अपने दो शिष्य बाला और मर्दाना के साथ। बाला और मर्दाना इनके दो शिष्य हैं, इनके साथ 1508 में ये कुमाऊँ की यात्रा करते हैं और कुमाऊँ में नानकमत्ता में ये तपस्या करते हैं। अगला पॉइंट है खगमराकोट, राजापुर या राजनगर, आलमनगर, ये प्राचीन नाम है। बाल मिठाई का घर, ताम्रनगरी और कुमाऊँ की सांस्कृतिक राजधानी, ये सारे उपनाम हैं। तो किसके उपनाम है? ये सब अल्मोड़ा के लिए कहा गया है ना। अल्मोड़ा के ये प्राचीन नाम है। अल्मोड़ा जो चंदों की राजधानी थी, चंदों की राजधानी, 1563 में अल्मोड़ा नगर की नींव रखी गई थी भीष्मचंद द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजधानी कौन लाया है? बालो कल्याणचंद, बालो कल्याणचंद या फिर बलदेव कल्याणचंद, दोनों अलग अलग हैं। भीष्मचंद पिता थे और बलदेव कल्याणचंद पुत्र थे। अगला पॉइंट है कालकोट या कालीकोट या काल पर्वत या फिर कालशिला, ये प्राचीन नाम है किसके? तो कालसी के नाम है। कालसी जो अभिलेख है 257 ईसा पूर्व का है, 257 ईसा पूर्व, है ना। किसका है? तो अशोका शिलालेख है कालसी के अंदर। इस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एक चक्रा, तो एक चक्रा किसका उपनाम है या फिर प्राचीन नाम है? तो चक्राता का प्राचीन नाम है एक चक्रा। अगला पॉइंट है पृथ्वीपुर शिवभूमि, ये तो प्राचीन नाम है। सैनिक नगर और वन नगर या वन नगरी या वन संस्थान नगर, लीची नगर, ये तो उपनाम है। ये किसके नाम है सारे? तो देहरादून के नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। देहरादून को जिला कब बनाया गया? तो 1817 में बनाया गया है। ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कुब्जमरक, ये तो प्राचीन नाम है। संत नगरी, कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। योग नगरी, विश्व की योग राजधानी किसे कहते हैं? बताया था मैंने, ऋषिकेश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, है ना। वीरभद्र, वीरभद्र भी ऋषिकेश में है, तो प्राचीन नाम वीरभद्र भी मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।